हे गाइस, दिस नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जी आज का जो पहला क्वेश्चन है वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो वह है। देखिए 2000 कोविड से पहले पहले जो डीएलएड की परीक्षाएं हुई हैं वो सब केवल और केवल हिंदी भाषा में होती थी, उसमें इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं आते थे। कोविड के बाद यानी लगभग 2021 के बाद जो है हिंदी में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। उससे पहले दो ही बार परीक्षा हुई है, अभी से पहले एक 2022 में हुई है, एक 2021 में हुई है। तब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही माध्यम में दिया था, लेकिन उससे पहले जो भी परीक्षाएं होती थी उसमें केवल जो है क्वेश्चंस हिंदी में ही आया करते थे। तो इसीलिए जो आपके सामने जो है ये कटिंग है पेपर की, है ना, हमारे पास पेपर्स हैं उसकी एक कटिंग है, तो हिंदी में ही आपको मिलेगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में लैंग्वेज मैटर नहीं करता, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो यानी एक पूरा स्क्वायर हो और 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य भी हो। तो हमारे सामने दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, वर्ग हो यानी स्क्वायर हो, और दूसरी कंडीशन इन सबसे डिवाइड भी हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर हमारे पास ऑप्शन में है जो एक परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है यानी एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जैसे आपका पहला ऑप्शन 900, 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है, यानी 30 गुणा 30 आप करोगे तो 900 आ जाएगा। 600 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। 2500 किसका होता है, 50 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी 2500 भी एक स्क्वायर है। 360 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर इसके सामने हम एक और जीरो लगा देते तो हम कह सकते थे कि ये 60 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर नहीं होता, यानी हमारे पास अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, एक है हमारा 900 और एक है हमारा 2500, ठीक है, 900 और 2500। तो 900 और 2500 जो ऑप्शन है, अब हमें चेक करना है कि 10, 12, 15 और 18 जो ये चार संख्याएं हैं, चारों ही संख्याओं से ये जो है डिवाइड होना चाहिए। कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो 900 की तरफ सबसे पहले देखते हैं। 900 10 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 7 आपका 84 होता है, 12 पंजे 60, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 15 से करते हैं, 15 छिक्का 90 हो जाएगा। 18 पंजे 18 से करके देख लो, ठीक है। 18 पंजे 90 होता है, हो जाएगा। तो इसका मतलब 2500 की तरफ बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 900, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है उसको करने से पहले मैं बता दूं कि जो मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अगर वो आप लोगों को पढ़ने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक्स के। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, मैथ्स के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, आपको डेफिनेटली वहाँ से मैथ समझ में आ जाएगी। और हम जी रहे हैं 2023 में। जो वो एक्स मानने वाला मेथड है, जो पुराना मेथड है, वो करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल नए तरीकों से चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में खड़े दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या है, ठीक है। क्या बोला गया है, एक चुनाव में खड़े दो उम्मीदवारों में से, यानी एक इलेक्शन हुआ, उसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए, ठीक है। तो एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, यानी दो कैंडिडेट है। इसको ऐसा समझना कि दो, एक इलेक्शन हुआ, उसमें दो कैंडिडेट हैं ए और, ठीक है। एक कैंडिडेट को 41% वोट मिले, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हरा दिया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या। अब ये मान के चलेंगे आप, जब भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा कि हाँ, अगर आप इसको एक्स मान के करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो एक्स मान के तो हमें नहीं करना है। जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि 2023 में हम जी रहे हैं, वो तरीके अब चले गए। और मैं तो न जाने कितने सालों से आपको तो नहीं, आप अभी अगर पढ़ रहे हैं तो मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ बिना एक्स माने, ठीक है। बिल्कुल मैथ्स को एक्स मानने की आवश्यकता ही नहीं है, 99% केसेस में मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चुनाव में खड़े दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या है। तो ए हो गया 41%, ठीक है। अब देखो समझ लो कि जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर कोई सैलरी है तो उसको आप 100% एज्यूम करोगे, है ना। अगर किसी की मंथली सैलरी मान लो तो 100%। कोई चीज़ आप खरीद रहे हो उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100% मानोगे। तो जो वोट है, नंबर ऑफ टोटल वोट्स हैं, उसको भी आप 100% मानोगे, 100% वोट मानोगे। तो देखो 100% वोट अगर पड़े हैं, यानी जो हमें निकालना है कुल पड़े वोटों की संख्या, तो हमने माना कि कुल पड़े वोट 100% है। कितना है, 100% है। तो अगर 41% ए को मिले हैं, तो जो बाकी बचे हुए वोट हैं वो बी को मिले होंगे, यानी 100 में से हम 41 को माइनस कर देंगे। तो ये भी आसान है, पहले 100 में से 40 को माइनस करो, कितना होता है 60, फिर 1 माइनस करो, यानी 59% जो वोट हैं वो किसको पड़े हैं, बी को पड़े हैं।
ऑब्वियसली बी को अधिक वोट पड़े हैं तो यानी बी जीत गया है। दूसरे उम्मीदवार ने 270 वोटों से हराया है। अब हराने का क्या मतलब है कि भाई बी को, अगर बी ने ए को 270 वोटों से हराया होगा यानी बी को 270 वोट ज्यादा मिले होंगे, है ना। बी को 270 वोट ज्यादा मिले होंगे यानी इन दोनों के वोटों का जो अंतर होगा, है ना, वो कितना होगा, 270 ही तो होगा। समझ में आया भाई। इसको ऐसे समझो, छोटे नंबर से समझो। मान लो ए को जो वोट मिले वो 15 मिले, बी को जो वोट मिले वो 40 मिले, ठीक है, कितने मिले, 40 मिले। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है कि 40 लिख दिया सर ने, तो चलो मैं 30 कर देता हूं, ठीक है। ए को 15 मिले, बी को 30 मिले, तो बी को कितने वोट अधिक मिले हैं, 15 वोट अधिक मिले हैं, है ना। +15 में है बी और बी जीता है 15 वोटों से या ए 15 वोटों से हारा है, हम दोनों कंडीशन कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जितने वोट उनको मिले हैं उसका जो डिफरेंस है वो भी तो 15 है। सिमिलरली परसेंटेज में भी हम वो कह सकते हैं कि भाई इसको जितना परसेंट वोट मिला है, इसको जितना परसेंट वोट मिला है, उसका जो अंतर है वो कितना है, 270 है। समझ में आ गया। तो हमें वही करना है, 59% में से माइनस करेंगे आप 41%, तो आ जाएगा आपका 270, है ना। समझ में आ गया जी। जैसे मैंने 15 किया वैसे ही 270 कर दिया। अगर आप चाहें तो x भी मान सकते हैं, यहाँ पे 59% ऑफ x माइनस 41% ऑफ x भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 59 में से 41 को माइनस करेंगे, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, तो 18% की वैल्यू हो जाएगी 270। अब देखिए ध्यान से, अगर 18% की वैल्यू 270 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 बट्टा 18, 270 अपॉन 18। तो 1% की वैल्यू 270 अपॉन 18 हो गई, है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि टोटल वोटों की संख्या कितनी थी। तो टोटल वोटों की संख्या निकालने के लिए आपको कुल पड़े वोट हमने कितने एज्यूम किए थे, 100%। तो 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू आप निकाल दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 270 अपॉन 18 इंटू 100, ठीक है। अब ये कट भी हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, है ना। 9 से काट देते हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 0, 2 15 जा 30। तो 100% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 1500। यानी टोटल वोट कितने पड़े थे, टोटल वोट जो हमारे पड़े थे वो पड़े थे ऑप्शन नंबर बी 1500, है ना। 1500 वोट्स हमारे टोटल पड़े थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। थोड़ी चीज़ें मेरे पीछे हाइड हो गई हैं, कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेफ्ट चीज़ों को ले लूंगा, ठीक है। तो अगर जो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है बेसिकली, तो अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से सीखना तो सबसे पहले वहां जाके पढ़ो, ठीक है। अभी तो छोटे छोटे वीडियोस हैं, अगर आपको प्रॉपर करना है तो प्रॉपर कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, तो आप पढ़ सकते हो वहां जाके। यदि मध्यावकाश के बाद कक्षाएं 1 बजे प्रारंभ होती हैं और सायं 3:52 पर समाप्त होती हैं, 4 कालांश होते हैं, कक्षा परिवर्तन हेतु 4 मिनट का समय दिया जाता है, हर कालांश की वास्तविक अवधि होगी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि मध्यावकाश के बाद कक्षाएं 1 बजे प्रारंभ होती हैं और सायं 3:52 पर समाप्त होती हैं, यानी कोई क्लास है, मिड में ब्रेक हुआ, इंटरवल हुआ, उसके बाद क्लासेस 1 बजे शुरू हुई, ठीक है, और 3:52 पर खत्म हो गई, समाप्त हो गई। 4 कालांश होते हैं यानी 4 क्लासेस होती हैं, ठीक है। कक्षा परिवर्तन हेतु 4 मिनट का समय दिया जाता है, हर कालांश की वास्तविक अवधि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करूं, क्योंकि बहुत टफ हिंदी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि क्लासेस चल रही हैं, एक इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद जो क्लास शुरू हुई वो 1 बजे शुरू हुई, 1 o'clock शुरू हुई, 1 PM शुरू हुई, ठीक है, और शाम को 3:52 पे खत्म हो गई, ठीक है, 3:52 PM पे खत्म हो गई। इतना क्लियर है। उसके बाद 4 क्लासेस हुई, इसके बीच में कितनी क्लासेस हुई, 4 क्लासेस हुई, 4 पीरियड हुए, 4 क्लासेस हुई, ठीक है। कक्षा परिवर्तन हेतु 4 मिनट का समय दिया गया, यानी हर क्लास के बाद 4-4 मिनट का गैप मिला चेंज करने के लिए। तो यहीं पे जो है सारा गेम है। तो आपको निकालना है कि जो एक पीरियड है, एक क्लास है, वो कितने घंटे की है, कितने मिनट की है एक्चुअली, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास मिनट में है। तो 4 क्लासेस है हमारे पास। तो 4 क्लासेस जो हमारे पास हैं उसमें हमको क्या करना है कि जो 4 क्लासेस हैं, हर क्लास में अगर 4 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया है तो टोटल कितने मिनट हो गए माइनस करने के लिए, 16 मिनट। ऐसा समझो, अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देखो ये आपका 1 बजे शुरू हुई, ये हो गई हमारी पहली क्लास, ये हो गई हमारी दूसरी क्लास, ये हो गई हमारी तीसरी क्लास, और ये हो गई चौथी क्लास। तो यहाँ पे पढ़ाया किसी ने, उसके बाद उसको 4 मिनट का गैप मिला, यानी यहाँ पे 4 मिनट का गैप था, यहाँ पे 4 मिनट का गैप था, और यहाँ पे 4 मिनट का गैप था, है ना। तो टोटल 4 क्लासेस हुई हैं। टोटल कितनी क्लास हुई है, 4 क्लास। पहली क्लास 4 मिनट का गैप, दूसरी क्लास 4 मिनट का गैप, तीसरी क्लास 4 मिनट का गैप। अब यहाँ पे देखो, कई बार ये मैंने बना के क्यों दिखाया, उसका कारण क्या है, कई बार गलती कहाँ होती है, हमसे बोला गया कि हर
कक्षा परिवर्तन हेतु 4 मिनट का समय दिया गया। लेकिन परिवर्तन कब हुआ? पहली क्लास के बाद हुआ होगा, दूसरी के बाद हुआ होगा, तीसरी के बाद हुआ होगा, लेकिन चौथी के बाद तो छुट्टी हो गई, चौथी के बाद तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है ना, ठीक है ना, चौथी के बाद तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो टोटल कितना गैप मिला? 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, यानी 12 मिनट जो है हमारा क्लास का टाइम नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि 1 बजे से लेके 3:52, ना, 1 बजे से लेके 3:52, ठीक। तो इसके बीच में समय कितना हुआ? एक से लेके 3 2 घंटे, 1 से 2, 2 से 3 2 घंटे, यानी 2 घंटे में काम करता हूं। रुकिए 1 सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिकली लिखता हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। देखो दोबारा से 1 बजे शुरू हुआ और 3:52 पे खत्म हुआ। अब इसके बीच का टाइम कितना हो गया? 1 से 3 2 घंटे, यानी 2 घंटे 52 मिनट टोटल चला। लेकिन इसमें से क्लास का टाइम में से जो 12 मिनट था वो क्लास का टाइम नहीं है, तो इसमें से हम 52 मिनट में से 12 मिनट माइनस कर देते हैं। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 40 मिनट, यानी 2 घंटा 40 मिनट आपकी क्लासेस चली। 12 मिनट हमने पहले से हटा दिए जो आपको क्लास चेंज करने के लिए टाइम दिया गया, 40 मिनट हो गया। अब 2 घंटे को मिनट में चेंज कर लें, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, तो 120 प्लस 40 मिनट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, यानी 160 मिनट का क्या हो गया? टोटल क्लास चली, ठीक है। और ये 160 मिनट में टोटल क्लास कितनी चली? 1 2 3 4 क्लासेस चली, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 चक्को हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा आंसर हमारा 40 मिनट, जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? सी। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ होती है वो भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर ये हम नहीं बना के मैं आपको समझाता तो कई बार क्या होता कि भाई हमने देखा कि कक्षा परिवर्तन तो 4 मिनट है, यानी 4 चक्को 16, जैसे 4 3 12 आया, 4 4 जा 16 मिनट हमारा गैप हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 52 मिनट में से 16 मिनट माइनस कर देंगे। तो 16 मिनट माइनस करने के बाद आंसर 40 नहीं आएगा, आंसर आएगा फिर 39 मिनट। 1 मिनट तो टोटल कम हो गया ना फिर क्लास का, तब आएगा क्लास का टाइम 39 मिनट। तो ये गलती नहीं करनी है, और उनको पता है एग्जामिनर को कि आप गलती कहाँ पे करते हो, इसीलिए वो ऐसे ऑप्शन एग्जाम में देते हैं कि आप गलती एक्चुअली करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। चलो देखो ध्यान से, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो बेसिकली हमारे पास 2 नंबर है ना, 2 संख्याएं हैं, तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/16 हो जाती है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होता है, हमको बताना है। अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है। तो उन 2 नंबर के बारे में बोला गया है कि एक नंबर हम x मान लेते हैं, एक नंबर हम y मान लेते हैं, या ए भी आप मान सकते हो। इसी संख्या का 30%, यानी इसमें से कोई भी, मान लो x का जो 30% है, x का 30% क्या होगा? x इंटू 30/100 दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, है ना। इसको हमने y में जब जोड़ दिया, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हमने कर दिया। पहली संख्या का 30% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है, यानी जो ये y होता है वो अपना 15/6 हो जाता है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात निकालना, तो आप कोशिश करोगे, देखो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है? x/y निकालने की आप कोशिश करोगे, है ना, ध्यान रखना है इस बात को। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो 0 से 0 हमने कट कर दिया, ये हो गया 3x/10 प्लस y इज इक्व टू, इसको 3 से कट कर दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, इज इक्व टू हो जाएगा 5y/2। देखो ये y है, ये y है, तो इस y को इधर लेके जाइए, क्योंकि ये y इधर प्लस का है तो इधर माइनस है। देखो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, कॉमर्स के होंगे, उन लोगों की इन चीज़ों में दिक्कत होती होगी। जो मैथ्स वाले हैं, मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत बेसिक से भी बहुत बिलो है ना। तो जब तो ये चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत डीप में मैं जा रहा हूँ। ये बताने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके बेसिक वाले होंगे। तो 3x/10 इज इक्व टू आपका हो जाएगा कितना? 5y/2 माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल यहाँ से रेस कर देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा आपका 3x/10 इज इक्व टू, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, 2 आप एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे तो 5y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 1 2y आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x/10 इज इक्व टू, 5 में से 2 गया 3y/2,
बहुत आसान हो गया। अब आप काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो कि लेफ्ट साइड में x अपॉन वाई बचे और बाकी सारी वैल्यू उधर चली जाए। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, x को अपनी जगह पे रहने देंगे, 3 इधर न्यूमिनेटर है यानी अंश है तो इधर आके हर बन जाएगा, 10 इधर डिनोमिनेटर यानी हर है तो उधर जाके अंश बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 इधर चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, x अपनी जगह पर है, ठीक है, और y हमने नीचे ले आया हम, क्योंकि इधर y इधर है तो नीचे आ जाएगा, बराबर 3/2 अपनी जगह पर रहेगा। होपफुली दिख रहा होगा, मेरे पीछे हाइड नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। 3/2 अपनी जगह पर, और ये 10 इधर नीचे है तो यहाँ पे गुणा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बट्टे ये वाला जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। थोड़ा सा चीजें हट गई हैं तो मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, जिससे कि आपको विजिबिलिटी पूरी मिले। तो देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से कटा, 2 पंजा 10, तो ये आ गया 5/1 यानी 5/n। तो बेटा अगर x अपॉन वाई अगर 5/1 है तो जो x रेशियो y होगा वो 5/1 होगा। कितना होगा, 5/1 होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को शुरू से मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे जाके देख लो दोबारा से, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। होपफुली नहीं आया है, तब भी ना आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। रिकमेंड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अगर किसी को डीप में पढ़ना है और आपको एक बार में सीखना है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को जरूर पढ़ो, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचकर 10 रुपए लाभ कमाता है तो लाभ का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। 100 रुपए में बेचकर 10 रुपए लाभ कमाता है, तो 100 रुपए में बेचा और 10 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो 100 रुपए में बेचा है ना, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अब देखो समझना है यहाँ पे ध्यान से, उसने 100 रुपए में बेचा और 10 रुपए का उसको लाभ हुआ, इसका मतलब जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 90 रुपए होगा भाई, तभी तो 10 रुपए का लाभ कमाएगा वो। आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाभ, मैंने बहुत बार पहले बता चुका हूं मैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। अगर इंग्लिश में बोलें तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, सीपी इंटू 100। तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना है। अब लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर यानी 10, दे ही रखा है हमको 10 रुपए का लाभ, निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ है 10 रुपए का, क्रय मूल्य है 90 रुपए और गुणा 100। देखिए 0 से 0 कट गया, हमारा आ गया 100/9। तो 100/9 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 11/1/9%, 11 9 99, 99 और 100/9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, प्रॉफिट लॉस जाके एक बार कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है √b इज इक्वल टू 4a, तो a² b का मान बताइए, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, √b इज इक्वल टू 4a, तो आपको वैल्यू बतानी है a²/b, ठीक है। तो क्या करना है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है ये, तो हमें पता है कि जो अंडर है अगर अंडर स्क्वायर के उधर चला जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, इक्वल के उधर चला जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी 4a का स्क्वायर, यानी जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 16, 4 चक्को 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 a²। वैल्यू को रख देते हैं, a² की जगह पे a² ही रखेंगे, b की जगह पे मान रख देंगे 16a²। अब आप देखोगे कि a² से a² कट गया, आंसर आ गया आपका 1/16, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा।